नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना सीखे थे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और उनसे संबंधित हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी हल किए थे। आइए आज हम पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब ये क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, नाम में ही छुपा हुआ है वैद्युत द्विध्रुव। यहां पर क्या कहा जा रहा है कि जब हम दो आवेशों को मिलाएंगे, है ना, ध्यान दीजिएगा, यहां पर लिखा है द्विध्रुव मतलब जब दो आवेश मिलेगा, है ना। अब यह भी ध्यान देना है, जब वो दो आवेश मिलेंगे उनके जो परिमाण है वो बराबर होने चाहिए, है ना। लेकिन यह भी ध्यान देना है कि वो आवेश विजाती होने चाहिए, है ना। दो आवेश मिलेगा स्पष्ट रूप से, जैसे हम गांव में बोलते हैं ना, जोड़ा। जोड़ा किसको बोलते हैं, जो दो में होता है उसको जोड़ा बोलते हैं। उसी प्रकार इसमें भी वैद्युत द्विध्रुव, तो इसमें भी क्या होगा, अब चूंकि वैद्युत शब्द जुड़ा हुआ है मतलब इसमें निश्चित रूप से आवेश होगा, और उसमें कितने आवेश होंगे, दो आवेश होंगे। अब यह भी ध्यान देना है, यदि हमको उन्हें वैद्युत द्विध्रुव बनाना है तो वो जो दो आवेश लेंगे, एक धन आवेश लेंगे और एक ऋण आवेश लेंगे, वे क्या होने चाहिए, उनके जो परिमाण होंगे वो बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो मान ले जाए हम कोई दो आवेश ले लेते हैं, यहां पर एक आवेश लेंगे और एक आवेश यहां पर लेंगे। ध्यान देना है, यदि यहां का आवेश प्लस क्यू है तो यहां के जो आवेश है वो क्या होने चाहिए, माइनस क्यू होने चाहिए, है ना। तो इस प्रकार के जो दो आवेशों का जो निकाय होगा, मतलब दो आवेश मिलकर जिस निकाय का निर्माण करते हैं उसको ही क्या बोला जाता है, वैद्युत द्विध्रुव बोला जाता है, मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल बोला जाता है। अब इसमें क्या क्या बातें हैं उसको ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही सरल तरीके से आपको बताया जा रहा है कि जब दो आवेश अल्प दूरी पर, है ना, इनके बीच की जो दूरी है वो अल्प होनी चाहिए, मतलब इनकी जो दूरी है इसको हम लिख देते हैं, मान ले जाए यहां पर इनकी जो दूरी होती है वो क्या है, 2a है। बहुत सावधानी से देखिएगा, और ये जो दोनों आवेश को मिलाने वाली जो रेखा होती है उनको उनका अक्ष बोला जाता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, वैद्युत द्विध्रुव अक्ष कहलाएगा, इसको हम उसका अक्ष बोलेंगे। ठीक है, और इन दोनों के बीच की जो दूरी है उसको क्या बोलते हैं, जो अल्प दूरी होता है। ठीक है, इसको अल्प दूरी बोला जाता है, क्योंकि दोनों क्या होने चाहिए, बहुत कम दूरी पर होना चाहिए, तभी तो क्या करेगा, ये एक वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करेगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब किसी विद्युत क्षेत्र में दो आवेश अल्प दूरी पर हो, और उस अल्प दूरी को क्या कहा गया है, 2a कहा गया है, तो हम उसको क्या कहेंगे, वैद्युत द्विध्रुव कहेंगे। और इसके लिए आवश्यक है कि वो जो दो आवेश लेंगे वो क्या होने चाहिए, विजातीय आवेश होने चाहिए, मतलब वो अलग अलग आवेश होने चाहिए, और परिमाण में क्या होने चाहिए, वो बराबर भी होने चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार हम वैद्युत द्विध्रुव को परिभाषित कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, हमें ध्रुवीय और अध्रुवीय अणु के बारे में जानना है। जैसे हम लेते हैं, मान ले जाए यहां पर कोई नाइट्रोजन ले लिए, नाइट्रोजन अणु या फिर ऑक्सीजन के जो अणु ले लिए, तो इनमें जो बंध बनेगा, तो बंध बनने के बाद इनके जो द्रव्यमान केंद्र होते हैं वो क्या होते हैं, समान दूरी पर होगा, संपाती होगा, है ना, क्योंकि इनकी जो दूरी है, जो बंध बना उनका यहां से दूरी और इनका यहां से दूरी, दोनों ही दूरी क्या होगा, समान दूरी पर होगा। इसका मतलब यह है, इस प्रकार के अणुओं में उनके जो द्रव्यमान केंद्र होते हैं वो क्या होते हैं, संपाती होते हैं। तो इस प्रकार के अणुओं को, जिसमें द्रव्यमान केंद्र संपाती होते हैं, उस प्रकार के अणु को हम अध्रुवीय अणु बोलते हैं। ठीक है, अध्रुवीय। ठीक है, लेकिन हमको ध्रुवीय अणुओं की आवश्यकता है। तो ध्रुवीय अणु कब होगा, जब उनके जो द्रव्यमान केंद्र है वो संपाती ना हो। इसका मतलब यह है, हमें दो अलग अलग तत्व लेने हैं। जैसे हम लेते हैं, मान लिया जाए H2O को लेते हैं, तो ये जो है उसी प्रकार HCl का, क्योंकि हम जानते हैं कि इनमें दोनों के जो आकार हैं वो क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। इनका आकार बड़ा होता है और इनका आकार छोटा होता है। निश्चित रूप से इनके जो द्रव्यमान केंद्र है वो संपाती नहीं होंगे। उदाहरण के लिए हम हाइड्रोजन का चित्र बनाना चाहें, हाइड्रोजन का, और एक क्लोरीन से क्रिया करेगा, तो क्लोरीन का आकार क्या होता है, बड़ा होता है। तो क्या है, इनके जो द्रव्यमान केंद्र है वो संपाती होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। तो इस प्रकार के जो अणु होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ध्रुवीय अणु बोलते हैं। अब एक बात और ध्यान देना है, अध्रुवीय अणु भी क्या करता है, जब इसको विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है
तब ये क्या करता है, विस्थापित होता है। निश्चित रूप से विस्थापित होकर ये भी क्या करता है, ध्रुवीय अणु बना लेता है। तो आइए हम आज पढ़ रहे हैं वैद्युत द्विध्रुव के बारे में। तो इसमें हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेफिनेशन देखना है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए हम देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। अब आघूर्ण शब्द से इतना तो समझ आ गया है कि इसमें क्या होगा, मोमेंट होगा, है ना। तो इस आघूर्ण को समझने से पहले हमें क्या करना है, उन दो आवेशों को मानना पड़ेगा और उनको हमें एक वैद्युत द्विध्रुव के रूप में लिखना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो आइए हम पहले एक चित्र बना लेते हैं। यहां पर एक चित्र बना लेते हैं। ये हो गया हमारा दो आवेश, एक प्लस आवेश होगा और एक माइनस क्यू आवेश होगा, जो परिमाण में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और इनकी जो बीच की जो दूरी होती है, ध्यान दीजिएगा, जिनको हम द्विध्रुव लंबाई बोलते हैं, इसको क्या मानते हैं, 2a। ठीक है, ये उनका द्विध्रुव अक्ष होता है, अभी बताया गया था। अब इसको हमें परिभाषित करना है, तो क्या करना पड़ेगा, यहां पर हमें यह परिभाषित करना है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। तो आइए दोस्तों, इनका हम बहुत सरल सा परिभाषा लिखते हैं। तो इसके लिए क्या होगा, किसी वैद्युत द्विध्रुव में उनके आवेश और उनके बीच की जो दूरी होती है, तो उनके बीच की दूरी को क्या बोला गया है, वैद्युत द्विध्रुव लंबाई। तो इसका मतलब क्या है, इनका परिभाषा क्या होगा कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, किसी वैद्युत द्विध्रुव में उनके आवेश उनके वैद्युत द्विध्रुव लंबाई के गुणनफल के बराबर होता है। कहने का मतलब क्या है, इनमें से कोई एक आवेश है ना, तो आवेश तो क्या माना गया है, क्यू माना गया है। तो ध्यान दीजिएगा, इनमें जो आवेश है, वैद्युत द्विध्रुव आवेश और उनकी बंध लंबाई को ही क्या कहा जाता है, उनका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। ठीक है, या ये भी कह सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, किसी वैद्युत द्विध्रुव में उनके आवेश और उन्हीं के बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहा जाता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। तो आइए इनको हम पहले लिख लेते हैं। तो यहां पर लिखेंगे, माना कि इसको कोई नाम दे देते हैं हम, चलो ए और बी। तो माना कि ए बी एक क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, जिनके बीच की दूरी, इसको क्या माना गया है, 2a है ना। एवं आवेश क्या है उसमें, इनका आवेश एवं आवेश क्या है, q है। तो परिभाषा से, ठीक है, हमने अभी जो परिभाषा बनाया है यहां पर लिखते हैं, ये हो जाएगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, तो ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, उनके एक आवेश, मतलब कोई भी आवेश लिखेंगे और उनके बीच की दूरी के गुणनफल। इसका मतलब यह है, उनके बीच की दूरी 2a है और उनमें आवेश कितना है, q है। तो यही क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। देखो परिभाषा बोला गया था, उनकी बीच की दूरी और आवेश के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये हो गया। अब हमको ये भी पता है कि वैद्युत द्विध्रुव को किससे दर्शाते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को p से दर्शाते हैं। तो यहां पर हम p लिख सकते हैं। तो यहां पर ये हो जाएगा 2a इंटू q। तो इस प्रकार हम इसको क्या कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। तो यही जो है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का क्या है, सूत्र है। ठीक है, इसको आप जमा के भी लिख सकते हो और इसका सदिश रूप भी लिखा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, तो इसका सदिश रूप क्या हो जाएगा जी, सदिश रूप में यहां पर हम सदिश का चिन्ह लगा देंगे और ये हो जाएगा 2a और यहां पर p एकांक सदिश। तो इस प्रकार ये उसका क्या है, उनका सदिश रूप भी है। इस प्रकार ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एक बहुत सरल सा सूत्र बन गया है। याद रखें, परीक्षा में कई बार इनको आप जमा के इस प्रकार भी लिख सकते हैं, जैसे ही ऐसा लिखा हुआ है तो इसको आप इस रूप में भी लिख सकते हैं, 2qa के रूप में भी लिख सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, ये 2 और a जो है दोनों मिला के क्या बनाता है, उनकी बीच की दूरी बनाता है। और ये उनका क्या है, ये इनका वेक्टर फॉर्म है। इसका मतलब ये है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम सदिश रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं। आइए अब आपको हम ये बताते हैं कि इनकी जो मात्रक क्या होता है।
और मैंने आपको बताया था कि मात्रक को रटने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। जैसे मुझे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक निकालना है तो ये देखो यहां पर मैं यहीं से निकालता हूं। देखो P बराबर क्या लिखा है, यहां पर हमने लिखा था Q इंटू 2A, और मैंने बता रखा है कि कोई भी संख्या हो उनका कोई मात्रक नहीं होता है, क्योंकि संख्या जो है क्या होता है, अचर राशि होती है। और हमको यहां पर देखना है ये Q है और ये A है, और A को बताया गया है ये क्या है, ये जो है उनके बीच की दूरी है, और दूरी को किससे नापते हैं जी, मीटर से नापते हैं। ये तो ठीक है। अब ये क्या है, आवेश है, और आवेश को किससे नापते हैं, कूलाम से नापते हैं। मतलब इनका जब हम एसआई मात्रक निकालेंगे, एसआई मात्रक किसका, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, तो इसका मात्रक कितना होता है, इसका कूलाम होता है। तो ये हो गया कूलाम। अब इसका मात्रक क्या है, ये क्या है बताओ, ये मीटर है, तो क्या हो जाएगा कूलाम मीटर। याद रखिए इसको प्रति मीटर नहीं बोलना है, क्योंकि ये इनके साथ गुना हुआ है, ना कि इनको बटे में रखा गया है, ये इनके साथ मल्टीप्लाई हुआ है। तो इनका सूत्र जो है एसआई मात्रक जो है कूलाम मीटर होगा। कूलाम प्रति मीटर गलती से भी नहीं बोलना है ना, भूल कर भी आप इसको कूलाम प्रति मीटर नहीं पढ़ना है। ये क्या है, कूलाम मीटर है। अब एक और चीज होता है, इनकी विमी सूत्र निकालना होता है। तो इनका विमी सूत्र कैसे निकालते हैं, वो भी यहीं से ही निकालते हैं। देखिए इनका विमी सूत्र मैं यहीं पे लिख देता हूं, बहुत सरल तरीके से आपको समझ आ जाएगा। अब आपको पता है आवेश का विमी सूत्र कितना होता है, एम्पियर सेकंड होता है। ये क्या है, दूरी है, और दूरी को किससे नापते हैं, मीटर से नापते हैं, और मीटर के लिए संकेत हम क्या लगाते हैं, एल लगाते हैं। ठीक है, तो ये उनका विमी सूत्र बन जाएगा। लेकिन चूंकि हमें विमी सूत्र में m का मान भी लिखना होता है, तो इसको अगर हम पूरा लिखना चाहें तो इसको कैसे लिखेंगे, क्योंकि m तो है नहीं, तो m0 a t और l, तो ये उनका क्या हो जाएगा, इस प्रकार हम इनको विमी सूत्र के रूप में भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो याद रखिए आगे चल के जो वैद्युत द्विध्रुव है बहुत ही उपयोगी है। हम जितने सारे व्यंजक पढ़ेंगे जिसमें महत्वपूर्ण व्यंजक होता है अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वो कहां से बनता है, वो यहीं से बनता है। यदि आपको वैद्युत द्विध्रुव पता है ना, और उनके आधार पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पता है, ध्यान दीजिएगा अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में ये उपयोग होगा ही। तो इस सूत्र को आप क्या करें, बहुत ही महत्वपूर्ण समझिए, और इनको क्या कर लीजिएगा, याद तो बिल्कुल कर लीजिएगा, क्योंकि इनके बिना अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति का व्यंजक बिल्कुल भी नहीं बनता है। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा, और इस वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर कीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक बच्चे इस वीडियो का लाभ उठा सकें। धन्यवाद दोस्तों।